नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे टाइटल पर चर्चा करने के लिए जो टाइटल असल में हमारा लेक्चर नंबर 5 था और वो किसी कारणवश हमारे द्वारा पढ़ाए जाने के बावजूद भी वो रिट्रीव नहीं हो पाया। यानी कि वो पढ़ाया तो था हमने लाइव, लेकिन वो रिकॉर्ड होने के बाद वापस दिखा नहीं। ऐसी स्थिति में बच्चों का कॉल सेंटर पर आए दिन कॉल होता रहता था। उस कॉल से बचने के लिए कॉल सेंटर टीम ने हमसे कहा कि सर कृपया करके आप उस वाले लेक्चर को एक बार वापस से समझा दीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। इसी कारण से आज के सामने मैं आपसे फिर से हाजिर हूं, क्योंकि ये टाइटल लंबे समय से आप लोगों की डिमांड में रहा है। क्योंकि वो सीक्वेंस में दिखता नहीं है तो लगता है कि यार कुछ छूट गया है ना। तो चलिए, मेरे साथ में जुड़ चुके हैं ललित, लक्ष्मी, हर्ष, आरती, राहुल। सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। सतीश, नितिन, सर्वेश, हर्ष, नंदिनी, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। और जितनी भी चीजें आज को पढ़ाई जाएंगी असल मायने में वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये हिस्सा ऐसा है जो कि जब भी आप पुराने लेक्चर खंगालने पहुंचते हैं तो ये मिसिंग मिलता है। तो मिसिंग मिलता है तो मैंने सोचा कि इसे अभी डील कर दिया जाए और समझ लिया जाए। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी हम अर्थ की व्याख्या करते हैं, अर्थ पे इंसान की एक प्रवृत्ति रही है। अगर कोई मेरे घर आने वाला होगा तो मैं उसको एक एड्रेस बता के भेजूंगा कि भैया आप इस जगह आ जाइएगा। अब मान लीजिएगा कि आप किसी शहर में रहते हैं। उदाहरणतया मैं अपनी बात करूं कि मान लीजिए मैं अलवर में रहता हूं या जयपुर में रहता हूं, जहां भी रहता हूं। मैंने आपसे कहा कि भाई फला कॉलोनी में मेरा निवास स्थान है, कोई भी XYZ कॉलोनी है, वहां पे आप आ जाइएगा। आप इंडिया से हैं, आप जयपुर जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी है। तो आपने क्या किया? राजस्थान में जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंच करके ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, जहां पर भी आप गए, वहां पर आपने जानकारी जुटाई कि यार ये कॉलोनी कहां पे है। उसने बताया कि सर फला जगह पर इतनी दूरी पर ये कॉलोनी है। हमने कहा यार लेके चलो। मैंने लोकेशन के साथ साथ आपको ये भी बताया कि इस कॉलोनी में मेरा मकान नंबर ये है, और कुछ मैंने लैंडमार्क्स बताए कि फला मंदिर के पास में है, या फिर उस सब्जी वाले के किनारे है, या कुछ भी है, या फिर इस तरह से ट्रांसफार्मर के नजदीक है। कुछ भी मैंने एक और लोकेशन दे दी। ये तो हुआ बहुत आसान काम, जिसके आधार पर सारा की सारा आज के जमाने में काम चलता है। अब मानते हैं दूसरा, आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति है जो दुनिया के किसी दूसरे कोने पे रहता है। उसे ये नहीं पता कि राजस्थान राज्य से नाम से कोई राज्य भी है। उसे ये भी नहीं पता कि राजस्थान की राजधानी क्या है। तो आप सोचिए कि उसे ये भी नहीं पता होगा कि मेरा लोकेशन कॉलोनी क्या है। फिर आप कहेंगे लेकिन सर वो आ तो सकता ही है ना। मैंने कहा हाँ, ये बात तो आपकी सही है। वो आ तो सकता ही है यदि वो उड़ के इंडिया ढूंढेगा, इंडिया में आकर पूछेगा एयरपोर्ट के बाहर निकल करके कि बताइए भैया राजस्थान किधर है, तो वो इस तरह से आ जाएगा। बोले सर ठीक है। लेकिन सर एक बात बताइए, कोई व्यक्ति हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ते हुए उसे आपके घर गोला गिराना है, बम गिराना है, वो कैसे ढूंढेगा? क्योंकि ऊपर तो कोई भी ऑटो, टैक्सी, रिक्शा या कोई भी कुछ भी नहीं है। वो आपके घर पे बम कैसे गिराएगा? मैं कहा यार पागल हो गए हो क्या, मेरे घर पर बम क्यों गिराना है? बोले सर मान लीजिए कि आप एक संदिग्ध व्यक्ति हो, सरकार की या खुफिया एजेंसीज की नजर में आप ठीक व्यक्ति नहीं हो, और आपको देखकर उन्हें लगता है कि इस जगह बम गिराना है, फिर क्या कीजिएगा? मैंने कहा यार बात तो सही है। ऐसी स्थिति में समाधान क्या हो सकता है? जब बम गिराने की हमने सोच ली तो फिर करें क्या? और हवा में से गिराना है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरी दुनिया में कहीं भी अगर बम गिराना हो, पहली चीज, ये तो बहुत बड़ी आवश्यकता बता दी मैंने आप, तो आपको यह पता होना जरूरी है कि दुनिया के कालखंड में आपके सामने बने हुए मैप में वो कहां है। बोले हाँ सर ये बात भी सही कह रहे हो। मैंने कहा अब दूसरी बात करते हैं। बोले बताइए क्या? मैंने कहा मान लीजिए आप में से कोई भी व्यक्ति हवाई जहाज उड़ा रहा है। मान लीजिए आप हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, आपको कहा गया कि हवा में उड़ते रहो और जब इंडिया आए तब उतर जाना, और इंडिया में भी दिल्ली में उतरना, और दिल्ली में भी फला नंबर रनवे पर उतरना। अच्छा, बोले सर बड़ा आसान है, मैं नीचे गर्दन लगा के झांकूंगा, इंडिया कहां है इंडिया दिख जाएगा। मैं मैप में जानता ही हूं, ऊपर से जाने के बाद तो धरती गोले जैसी दिखती है, मैं खट से पहुंच जाऊंगा, उतर जाऊंगा। पर आपके साथ मुसीबत क्या है? हवाई जहाज जब आसमान में उड़ता है तो धरती दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि वो तो समताप मंडल में उड़ता है, क्षोभ मंडल तो उसको दिख ही नहीं रहा। यानी कि
जो क्षोभ मंडल जिसमें बादल हैं उसके कारण धरती तो दिख ही नहीं रही। स्ट्रेटोस्फेयर के पास से जब ट्रोपोस्फेयर देखा जाता है तो ट्रोपोस्फेयर दिखता है, नीचे तो धरती दिखती नहीं है। हाँ, वो नजदीक उड़ रहा होता है, जब जरूर धरती दिखती है, उसके बाद तो धरती दिखती नहीं है, वो तो खुद ही गायब हो जाता है। दूसरी बात, कई बार तो वो रात में भी आता है, फिर कैसे देखोगे, टॉर्च थोड़ी जलाओगे। बोले हाँ सर, ये बात तो सही है। मैंने कहा और छोड़ो यार, तुमने हवाई जहाज में यात्रा की हो या ना की हो, सब साइड में हटाओ। नहीं की हो तो कभी पानी में तैरे हो? अगर नहीं तैरे हो तो तैर लेना, जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव है ये भी। पानी में तैरो तो भी ये मुसीबत हो जाती है कि कौन से किनारे में तट है, यानी कि कौन से किनारे पर बाउंड्री है, ये ढूंढना महाभारत हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, दिशा ज्ञान होना यात्रा के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और दिशा ज्ञान होना आवश्यक है तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले दुनिया को बहुत आसान भाषा में, यूनिवर्सल तरीके से बांट दिया कि बोले यार देखो, भविष्य में दिक्कतें आएंगी, यात्रा करने के लिए दुनिया एक जगह से दूसरी जगह वैश्वीकरण की इस रेस में भागेगी। और जब दुनिया एक जगह से दूसरी जगह जाएगी वैश्वीकरण के दौर में, तो उन्हें आवश्यकता पड़ेगी क्या, कि मुझे पता हो कि कौन सी जगह, कौन सा देश है, कौन सा शहर है, ये सब पता हो। आप कहेंगे अच्छा, जिस समय ये लोग सोच रहे थे क्या उस समय हवाई जहाज चलते थे? मैंने कहा नहीं, लेकिन उस समय पानी के जहाज तो चलते थे। और समुद्र में जाने के बाद भी दिशा नहीं दिखती है। आप किसी भी तट से थोड़ा दूर चले जाइए, आपको दिशा नहीं पता चलती है कि तट कहां है, आपको सब तरफ पानी पानी दिखता है, जमीन दिखाई नहीं देती है। तो बोले फिर? मैंने जब जमीन दिखाई नहीं पड़ती है, इसका मतलब फिर से वही मुसीबत कि कौन सी तरफ तट है, आप दिशा भिन्न हो जाएंगे। आप किसी भी ऑटो रिक्शा या टैक्सी वाले से पूछ नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के दुनिया को यह तो समझ में आ गया कि यदि यात्राएं करनी है दुनिया में, तो ये पता होना चाहिए कि किस तरफ यात्रा करनी है, कौन सी दिशा किधर है, कौन सी डिग्री पर मूव करना है, सब पता होना चाहिए। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए दुनिया को एक कंपास के माध्यम से बांटा गया। कैसे बांटा गया? धरती को एक गोला समझा गया। समझा क्या गया है? गोले के अंदर विभिन्न रेखाएं बांटी गई। बोले ये कैसे होता है सर? मैं कहा ये काम भी बड़ा आसान है। अगर आपको यह कह दिया जाए कि इस पूरी दुनिया पर राज आप ही का चलता है, तो आप आसानी से सब काम कर सकते हैं। और यह फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। हालांकि ये जो फायदा उन्होंने उठाया, ये दुनिया की भलाई के लिए उठाया, मतलब इससे सबका भला हुआ। अगर आज ब्रिटिशर्स के द्वारा दुनिया को ये दो चीजें ना दी गई होती, तो संभवतः आज दुनिया में आवागमन बहुत बाधित होता, लोग समझ ही नहीं पाते कि चलना कैसे है। ब्रिटिशर्स, जिनका सूर्य जहां से उगता था, सूर्य छिपता था, वहां तक शासन हुआ करता था, उन्होंने धरती को अपनी अनुसार विभिन्न भागों में बांटा। कैसे बांटा? बोले अगर किसी जगह पिन पॉइंट जाना है, तो लंबाई में और चौड़ाई में मूव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपके सामने ये कहूं, कहीं भी जाना है, मान लीजिए ये एक, आप में से पता नहीं किसी ने मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स का अगर कोई विद्यार्थी होगा तो मैट्रिक्स के कुछ सवाल आप लोगों ने किए होंगे। हाँ गोपाल, वही चल रहा है, चिंता मत करिए। ठीक है, मैट्रिक्स सॉल्व किया तो हर जगह का एक मैट्रिक्स होता है ना? नहीं किया तो आप समझिए, मान लीजिए मैंने इस पूरे भाग में इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई की रेखाएं खींच दी। चार रेखाएं मैंने यों खींची और चार रेखाएं मैंने यों खींच दी। ठीक है, अब मैंने, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पर ए लिखा था। किसी को यह बताना बड़ा मुश्किल था कि ए कहां लिखा गया है। क्यों मुश्किल था? आप क्या कहते, सर एक स्क्वायर बना है, उसके एक कोने पर ए लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा काम आसान कर देता हूं मैं। मैंने कहा अब बताओ कहां है? बोले सर अब तो बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे? बोले अब तो मेरे को यह बताना है किस किस के बीच में है। मैंने कहा बताओ। मान लो सर, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये b1, ये b2, ये b3, ये b4। तो सर मैं किसी को बता सकता हूं कि ये x1 और b1 के बीच में है। मैंने कहा आपने एकदम लोकलाइज्ड जगह बता दी। बोले हाँ सर, बिल्कुल लोकलाइज्ड जगह बता दी। हाँ, शिशु लिख रहे हैं कि सर आज मैं मैट्रिक्स जरूर सीख जाऊंगा। बिल्कुल सीख जाएंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है,
बोले सर ये x1 b1 के बीच में है। मैंने कहा किसी को भी बताओगे तो आसान रहेगा। बोले सर कहीं से भी ढूंढ लेगा वो। मैंने कहा ले, अब बता मैंने कहां लिखा है। क्या बात करी सर? x1, x2, x3, x4, b1, b2, b3, b4। सर मैं बता दूंगा कि ये b2 और x3 x2 ये इस तरह से है सर कि x3 से x2 और b2 से b3 इन दोनों के बीच में है। मैंने कहा x3 से x2 और b3 से b2। मैंने कहा अभी तुम्हें ये जगह बताने के लिए 4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है। कौन से? x2 x3, b2 b3। पड़ गई? बोले हाँ सर। मैंने कहा अब इसका एक काम और आसान करें। बोले सर बताइए क्या आसान करा जा सकता है। मैंने कहा इस काम को अपन एक काम और आसान करते हैं, x3 के बाद में .1, .2, .3, .4 ये लाइन और खींच देते हैं। बोले बताओ। मैंने कहा x3.1, सॉरी यहां से चलते हैं, चलो x2.1, x2.2, x2.3, x2.4, ऐसे ही b2.1, b2.2, b2.3, b2.4। मैंने कहा अब बता पाओगे कि C कहां है? अरे सर अब तो मैं एक्यूरेट बता पाऊंगा। मैं कहा बता। सर अब तो मैं बता पाऊंगा x2.1 से b2.1 पर C लिखा हुआ है। अब किसी को यह बात समझ में आई तो फिर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कोई बड़ी चीज नहीं है। बताइए। कोई मुसीबत दिक्कत तो बताइए। अरे पीडीएफ आ जाएगा महाराज, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बोल दिया बोल दिया। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई? मानसून की पीडीएफ आ रही है। बोल दिया भाई, बोल दिया, रुक जाओ। देवशी, सर कैन यू प्लीज कंटिन्यू क्लासेस इन इवनिंग एज माई स्कूल फ्रॉम मंडे। बेटा आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख लीजिएगा ना, आप जब आए तब आप देख सकते हैं, है ना। क्या आपको ये बात समझ में आई जो मैंने आपको अभी हाल बताई? लोकेशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स का उपयोग ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, पहले ये बताइए। सबको ये बात समझ में आ गई? सौरभ बेटा एक ही चीज बार बार मत लिखा करो ना। मतलब हर दिन तुम एक ही चीज लिखते हो, एक ही चीज बार बार लिखते हो। मुझे ध्यान है कि ये करना है, इसे थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है और वो चीज बिगड़ जाएगी अगर जल्दबाजी में कर दी तो। जरूर करेंगे। अरे थम्स अप तो कर दो महाराज, एक थम्स अप मांग रहा हूं आप सबसे। ये क्लियर हो गया? अब जब आपको ये क्लियर हो गया तो यही काम अंग्रेजों ने धरती के साथ किया। उन्होंने क्या किया? जैसे अपन ने x1 x2 x3 x4 बनाया, उन्होंने धरती नाम का जो ये गोला है, इस धरती नाम के गोले को दो तरह से बांटा, ऐसे और ऐसे। और चूंकि ये गोल गोला है तो गोल गोला है इसलिए इसे अलग अलग तरीके से लिखना था। गोल है ना, तो पोल टू पोल बांट दिया और ये लिटा के बांट दिया। और उनका एक यूनिवर्सल नामकरण कर दिया, और उनका ये यूनिवर्सल नामकरण कर दिया। किशन लिख रहे हैं सर इस तरह से तो आपका वो वाला लेक्चर नहीं था, पर समझ आ गया कि मैट्रिक्स का यूज कहां किया जाता है।
बेटा मेरा कोई भी सेकंड लेक्चर पहले वाले लेक्चर की कॉपी नहीं होगा। जिन बच्चों ने पहले मुझसे ज्योग्राफी पढ़ रखी है वो इस बार ज्योग्राफी पढ़े होंगे, ये बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाई गई होगी। आप मुझसे तीसरी बार पढ़ेंगे, मैं तीसरी तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं आपने अगर नोटिस किया हो, मैं कोई भी सब्जेक्ट सेम टाइप से पढ़ा ही नहीं सकता, मुझे बोरियत होने लगती है। मैं आपको सेम तरीके से समझाऊंगा ही नहीं, मेरे एग्जाम्पल बदल जाएंगे, मेरा तरीका बदल जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि मुझे बोरियत होने लगती है सेम चीज को बार बार बोलने में। राहुल प्रजापति, बेटा गैलेक्सी के नोट्स दे दूंगा, अब नहीं पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी को विराम देना पड़ेगा। अगर मंडे से आप लोगों को इकोनॉमिक्स चाहिए तो थोड़ी शांति रखो, अदरवाइज भैया ज्योग्राफी पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से धरती को गोलों में बांट करके ऐसी ही लाइनें खींचकर बांटा गया। ये जो लेटी हुई लाइनें खींची गई इस प्रकार से, इन्हें नाम दिया गया लैटिट्यूड। इन्हें नाम दिया गया लैटिट्यूड। और जो ये खड़ी हुई लाइनें खींची गई, इन्हें नाम दिया गया लॉन्गिट्यूड। लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड, खड़ी हुई लाइनें लॉन्गिट्यूड, ये कुल मिलाकर के दो नए शब्द निकल कर आए। दुनिया को इन खड़ी हुई लाइनों के आधार पर बांटा गया कि ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, इस प्रकार से। लॉन्गिट्यूड के कारण दुनिया के देशों का अंतर ढूंढा गया, इसलिए उन्हें देशांतर भी कहा जाता है। यानी लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम देशांतर है। और जो लेटी हुई लाइनें हैं, जिनकी वजह से ऊपर से नीचे चीजों को विभक्त किया जाता है, उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। बोलिए, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? गौरव मिश्रा, बिल्कुल मिल जाएंगे भैया, कुछ नहीं, सारे के सारे टाइटल मिल जाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इस चीज को आप यहां तस्वीर में देख लीजिए। बहुत आसान तरीके से दुनिया को अंग्रेजों ने बांटा। कैसे? ये खींचा गोला, गोले को प्लस में बांट दिया। ये लो, कोई भी एक दीर्घ वृत्त, उसको बीच में से बांटोगे, व्यास से बांटोगे, तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, जिन्हें आप हेमीस्फीयर कहते हैं। स्फीयर का आधा हेमीस्फीयर कहलाता है। हेमीस्फीयर ऊपर की तरफ जो उत्तर की दिशा है, नॉर्थ पोल की दिशा है, उसे नाम दिया गया नदर्न हेमीस्फीयर। और जो दक्षिण की तरफ है, उसे नाम दिया गया सदर्न हेमीस्फीयर। उत्तर की तरफ नदर्न हेमीस्फीयर, दक्षिण की तरफ सदर्न हेमीस्फीयर। ऐसे ही दुनिया को इसके आधार पर भी बांटा गया। किसके आधार पर? उत्तर से दक्षिण के आधार पर, लेफ्ट और राइट में बांटा गया। तो जिस तरफ पूरब है उस तरफ ईस्टर्न हेमीस्फीयर, जिस तरफ पश्चिम है उस तरफ वेस्टर्न हेमीस्फीयर। यानी हेमीस्फीयर, हिस्फीयर मतलब गोल, आधा उसका हेमीस्फीयर, गोले का आधा गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, इस प्रकार से इन्हें बांटा गया, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध आपके सामने हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जिस तरह का विभाजन हुआ, ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस तरह से इसका काम किया जा रहा है, ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको ये इक्वेटर समझ में आ रही है, तो इक्वेटर से यहां की दूरी ये वाली, बीच में बांट दिया। अगर आपने, सुशील, सारे विषय के नोट्स एक साथ प्रोवाइड करवा दीजिए। नहीं सुशील, संभव नहीं है बेटा, बहुत असंभव चीज है ना। हाँ जी, ये वाली चीज मैंने आपके सामने यहां पर, इक्वेटर, ऊपर की तरफ ये वाला स्थान नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और इक्वेटर, इनके बीच की दूरी 90 डिग्री। ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? 90 90, दोनों के बीच में अगर ये 90 है, समकोण है, ये 90 है, 180।
180। कुल मिलाकर 180 180, ऊपर की तरफ भी 180, नीचे की तरफ भी 180, लेफ्ट में भी 180, राइट में भी 180, कुल मिलाकर 360 का कमाल हुआ। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है फिर से समझ लीजिए। लेटी हुई रेखा लैटिट्यूड, जिसने इक्वली दोनों तरफ बांटा इक्वेटर। ठीक है, खड़ी हुई ये लाल रंग की जो लाइनें हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हैं, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन्हें लैटिट्यूड नाम दिया गया। जो खड़ी हुई लाइनें हैं, जो लंबी लंबी लाइनें हैं लॉन्गिट्यूड, उन्हें वर्टिकल लाइन कहा गया। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए, जहां पर उनकी लेबोरेटरी में ये सारे निर्णय लिए जा रहे थे, उस जगह का नाम था ग्रीनविच। ग्रीनविच के आधार पर ग्रीनविच मीन टाइम करके, यानी GMT के नाम से लॉन्गिट्यूड डिजाइन किया। ये रहा लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस, जिसे मतलब GMT ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, दुनिया को और अच्छे से विभक्त किया गया जब कुछ विशिष्ट जगहों के नाम दिए गए। 0 डिग्री लेटी हुई रेखा इक्वेटर कहलाई। यहां से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे दो जगह बड़ी खास थी। क्यों खास थी? क्योंकि अर्थ झुकी हुई थी। सूरज के सामने झुकी हुई अर्थ पर जहां सीधा प्रकाश और टिल्टेड प्रकाश पहुंचता था, यानी कि प्रकाश सूरज के माध्यम से जहां सीधा पहुंचता था, क्योंकि अर्थ अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो जगह हैं जहां सूरज का प्रकाश सीधा पहुंचता है। यानी यदि सूरज नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ है तो सीधा प्रकाश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंचता है और लेटा हुआ प्रकाश 66.5 डिग्री तक पहुंचता है। वहीं अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ है तो सीधा प्रकाश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पहुंचता है और लेटा हुआ प्रकाश 66.5 तक पहुंचता है। 23.5 और 66.5 मिला के 90 होता है, यानी कि सूरज का प्रकाश 90 डिग्री तक ही अपनी रीच बनाता है एक गोले पर। और यह चीज मैंने प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स के अंदर आपको समझाई हुई है। जो शुरुआती लेक्चर्स हैं उनमें ये बातें अच्छे से क्लियर की हुई हैं। इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उससे ऊपर आर्कटिक सर्कल, उससे नीचे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ये बता दिया। डिग्री का डिसीजन कैसे हुआ? केंद्र से हुआ, क्योंकि अर्थ झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिसीजन कर दिया। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फैक्चुअली अगर बातें जानी जाएं तो देखिए क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात, लैटिट्यूड्स की, लेटी हुई रेखाओं की बात करते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान पर अक्षांश उसको देखा जा सकता है। असल में पृथ्वी पर कुल 181 मानक अक्षांश डिग्रियां हैं, यानी स्टैंडर्ड लैटिट्यूड डिग्रियां हैं। अक्षांश की रेखाएं 179 होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि असल मायने में जहां अपर आप पहुंच रहे हो वो 0 है। आप ऊपर एक बिंदी जहां पहुंच रहे हो, जिस जगह पर आपने इस प्रकार के गोले खींचे, यहां पर क्या खींचोगे? इस जगह कोई भी चीज नहीं खींचेगी। मतलब आपने ये जो रेखाएं खींची, जहां से आपने खींचना 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 शुरू किया, वो एक बिंदी है, तो वहां रेखा उपस्थित नहीं है। इस वजह से एक को माइनस करके और 0 को काउंट करके 179 और 181 बोला जाता है। मतलब समझिएगा, डिग्री की अगर बात की जाए तो 0 से लेकर के आप 90 तक जाएंगे और 0 से लेकर आप यहां तक जाएंगे तो 180, यानी कि 90 यूं 180, और 0 इटसेल्फ एक डिग्री मानी गई। क्यों? क्योंकि इक्वेटर को आपने 0 डिग्री पर माना है। तो ये तो क्या बनकर आया, 181 डिग्रियां बनकर आई। लेकिन रेखाएं कितनी खींची जाएंगी? तो रेखाएं हर डिग्री पर अगर खींची गई है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 0 डिग्री पर भी आपने रेखा खींची हुई है। 0 से ऊपर और 0 से नीचे, चूंकि 0 को काउंट कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, एक बार के लिए अगर मैंने यहां पर चीजें काउंट की, 0 से लेकर 90 के बीच में, 90 नामक कोई चीज है ही नहीं, वहां बिंदी है, वहां पर रेखा नहीं खींच सकती है, डॉट बनेगा भाई। बाकी तो सारे स्पाइरल्स हैं, यहां पर बिंदी है। बिंदी को आप स्पाइरल नहीं बोल सकते ना, रेखाओं में लैटिट्यूड नहीं बोल सकते ना। तो 0 से लेकर के यहां तक, यानी होना कितना चाहिए था, 90 होना चाहिए था। लेकिन 0 को आपने एक रिंग काउंट किया है, +1 हो गया। ठीक है, होना कितना चाहिए था, 90,
+1 जीरो के कारण कितना बन गया 91। लेकिन अब मुसीबत क्या हो गई, मुसीबत ये हो गई कि सर असल मायने में 90 तो है ही नहीं ना। मैंने कहा तो क्या है, वहां पर सर रेखा नहीं है। तो मैंने कहा क्या है सर, वहां पर तो केवल बिंदी है। तो मैंने कहा अच्छा, तो एक काम कर, बिंदी की वजह से एक रेखा माइनस कर देते हैं। बोले हाँ कर दो। मैंने कहा कितनी हो गई, बोले सर 90 हो गई। मैंने कहा चल ठीक है। अब मैंने कहा दूसरी तरफ चले, मैंने कहा चलो। मैंने कहा 0 से 90। बोले हाँ सर 0 से 90। मैंने कहा 0 को गिनोगे क्या दोबारा, बोले सर नहीं गिनेंगे अब तो मैंने कहा फिर 0 को नहीं गिनोगे तो बाकी कितना बचा, बोले 89। तो मैंने कहा 89, इसलिए 179। ठीक है, तो 179 का लॉजिक क्या है, अक्षांशीय रेखाएं 179, क्योंकि ऊपर सीधी सी बात है ना यार, आप कॉमन सेंस लगा लो, 180 होनी चाहिए थी, 180 में जीरो बढ़ गई एक। जीरो क्यों बढ़ गई, क्योंकि इक्वेटर आ गई, 180 की जगह 181 हो गई। लेकिन 2 डिग्रियां जो है वो सर्कल नहीं है, तो -2 कर दिया, 181 से -2 179। ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज समझा दी मैंने आपको, लॉन्गिट्यूड हो गया। इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को ये लाइट कहां तक पहुंचती है ये बताया। इंपॉर्टेंट रेखाएं कहां कहां पर है, 23.5, 66.5, ये मैं अब तक कई बार बोल चुका हूं, हर लेक्चर के अंदर बोली गई है, तो आप एक बार इनको दोबारा पढ़ लीजिएगा, ये सारी बात समझा दी। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना वो देशांतर का है, यानी कि लॉन्गिट्यूड का है, लंबी रेखाओं का है। क्या रोल है भाई, उसके माध्यम से देश को विभक्त किया जाता है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से आगे और पीछे डिसाइड किया जाता है जीएमटी के माध्यम से। तो जीएमटी के माध्यम से जब डिसाइड किया जाता है तो क्या डिसीजन होता है आपके दिमाग में फिर आएगा, सर तो जैसे 0 डिग्री नहीं थी, ऊपर की तरफ सर्कल नहीं था, नीचे की तरफ सर्कल नहीं था, इनके केस में क्या होगा। मैंने कहा इनके केस में कोई बिंदी नहीं बनती है, सब तरफ लाइनें ही तो खिंचती हैं। बोले जैसे, मैंने कहा अर्थ अगर गोल है, अर्थ अगर गोल है, आपने यूं करके रेखाएं ऊपर से नीचे तक लॉन्गिट्यूड की खींच दी, बोले खींच दी। मैंने कहा जहां जीरो आया, मैंने कहा जहां जीरो आया, एक तरफ से जीरो, दूसरी तरफ का 180, दोनों एक ही चीज है, तो दोनों तरफ से 90 90, दोनों 180, क्योंकि इसमें कोई पिन पॉइंटेड जगह निकल कर नहीं आई है, इसलिए दोनों तरफ की 180 180 360 लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं बनाती हैं। सर इनका उपयोग क्या हो सकता है, मैंने कहा इनका उपयोग देश की जानकारी प्राप्त करने में हो सकता है। जैसे अंग्रेजों ने जहां पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड खुद की सहूलियत से माना था, वो कहां था, यूके के अंदर एक लेबोरेटरी थी जिसका नाम था ग्रीनविच, उस ग्रीनविच के रेफरेंस में माना था, तो इसी वजह से इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा गया है, यहां पर कौन से देश पड़ते हैं, कई बार यह सवाल पूछ लिया जाता है। तो कौन से देश हैं, यूके, फ्रांस और स्पेन, ये तो होगा यूरोप के देश। इसके बाद में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घना, टोगो और अंटार्कटिका, ये कुल मिलाकर जगह हैं जो कि 0 डिग्री पर आती हैं। तो 3 3 6 3 3 9, कुल 9 डेस्टिनेशंस हैं जो कि 0 डिग्री पर आती हैं। यह आपके सामने 0 डिग्री पर दिखा दी गई, प्राइम मेरिडियन पर दिखा दी गई, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ सर एक बात बताइए, इनका वजह से क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा टाइम का निर्धारण इन्हीं की वजह से होता है। बोले कैसे, मैंने कहा अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से समय ग्रीनविच मीन टाइम पर डिसाइड किया, सूरज की रोशनी के साथ साथ समय का निर्धारण हुआ। बोले कैसे निर्धारण हुआ, मैंने कहा चलो बताते हैं। मैंने कहा देखो क्या माना गया, जहां से धरती के 2 खंड हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूड से जहां धरती के 2 खंड, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ राइट हैंड साइड, दोनों खंडों में जब धरती घूमती है, अब देखो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको आइडियल तक लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज को समझिएगा, यह पूरी की पूरी अर्थ हो गई, अर्थ अपनी अक्ष पर घूमती है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अर्थ अपनी अक्ष पर घूमती है, अक्ष अभी अपन इस टेढ़ा की जगह सीधा रखते हैं, अर्थ टेढ़ी नहीं सीधी पकड़ के चलिए। यह सूरज रहा यहां पर प्रकाश निकाल रहा है, आप और हम दिन की शुरुआत सूरज की रोशनी से मानते हैं कि सूरज जिस समय आ गया दिन निकल गया, अपनी घड़ी में 6 या 7, ये दिन का जो मॉर्निंग का जो टाइम है, एएम का जो टाइम है, वो असल में सूरज की प्रेजेंस से माना जाता है। बोले हाँ मान लिया सर। मैंने कहा धरती की एक परेशानी है, क्या है कि यहां पर रहने वाले लोगों को भ्रम बड़ा होता है। किस बात का भ्रम होता है, इन्हें भ्रम होता है कि सूरज इनके चक्कर काट रहा है, जबकि सच्चाई क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि भाई साहब
वेस्ट से ईस्ट की तरफ धरती, यदि एक अक्ष ऐसी डाली होती तो धरती यूं घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्करगन्नी हो रही है। ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सूरज अपनी जगह पर है, धरती उसके सामने घूम रही है, तो कॉमन सेंस लगाइए, जो जगह अर्थ के सामने अभी, मतलब सूरज के सामने अभी आई थी, क्या वो थोड़ी देर बाद भी रहेगी? नहीं सर। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अर्थ अपनी अक्ष पर, ये जो अक्ष है, इस अक्ष पर 24 घंटे में यानी 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम जाती है। यानी अर्थ का जो गोला है वो अपनी अक्ष पर यूं घूमता रहता है। सूरज सामने है, अर्थ का गोला अपनी अक्ष पर घूम जाता है। मतलब अर्थ का अपनी अक्ष पर रोटेशन 1 घंटे में 15 डिग्री का होता है। यानी अर्थ अपनी अक्ष पर 15 डिग्री मूव करती है हर घंटे। अंदाजा लगाइए अब आप। समझ में आ रहा है? 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। मतलब 1 डिग्री 4 मिनट में घूम जाता है। 1 डिग्री कितने मिनट में घूम जाता है? 4 मिनट में घूम जाता है। आप इससे अंदाजा लगाइए अब आप। 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, 15 डिग्री 60 मिनट में, 1 डिग्री 4 मिनट में अर्थ घूमती है। बस फिर टाइम का निर्धारण कैसे होता है? मैंने कहा आप ये समझो, इस समय आप सूरज के सामने हो, इंडिया वाले हैं अगर अपन, 6 AM अपन ने अपना टाइम पकड़ लिया, सूरज हमारे सामने निकल रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है। अब सूरज के सामने हम बैठे हैं, सुबह के 6 बजे हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? हमें धूप थोड़ी तेज दिखने लगी। हमने अपनी घड़ियां कैसे सेट कर रखी हैं कि वापस से वैसा ही एहसास जो मुझे अभी हो रहा है, ये कल सुबह 6 बजे वापस होगा। ऐसे तो घड़ियां सेट है ना 24 घंटे के क्रम में। घड़ी में 24 सुइयां क्यों है? मतलब बनाते समय 24 घंटे को हिसाब से क्यों बनाया गया घड़ी को? इसलिए बनाया गया है क्योंकि घड़ी का जो प्रक्रम है 24 घंटे में सेम वैसा ही हो जाता है जो पहले था। वैसे ही हमें सूरज से फीलिंग आती है। अभी 6 बज रहे हैं। आपने कई बार लोगों को देखा होगा, आप भी देख सकते हैं, जब सूरज आपके सर पे आ जाता है आपको लगता है अरे 12 बज गए दोपहर के। जब आप सुबह जगते हैं सूरज आपको बिल्कुल हॉरिजन पे दिखाई देता है कि देखो वो निकल के आ रहा, बिल्कुल हॉरिजन पे सूरज निकल रहा है। ऐसा निकलता है जब धरती के अंदर से निकल के आ रहा हो। कई बार तो ऐसा मन करता है मैं उस कोने पर क्यों नहीं बैठा जहां से सूरज निकल के आ रहा है। उस हॉरिजन की तलाश में हम घूम रहे होते हैं, है ना। वो जो जहां से निकल के आ रहा है उसको आप देखो। सूरज यहां था, 6 बज रहे थे, यहां आया 7 बज गए, यहां आया 8 बज गए, यहां आया 9 बज गए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, पूरा शाम के 6 बजे सूरज छुपने लग गया। फिर कहां चला गया सर? हमने कहा फिर नीचे चला गया। धरती तो गोल है ना, नीचे चला गया। नीचे चला गया तो हमारे पास अंधेरा क्यों आया? अरे मैंने कहा भाई एक गोला है, अगर उस पर रोशनी डालोगे दूसरी तरफ तो अंधेरा ही रहेगा ना। अगर मैं यहां पर पूरी रोशनी डालूं 90 डिग्री तक तो यहां के पीछे तो अंधेरा ही रहेगा ना। बोले हाँ ये तो बात सही है। तो मैंने कहा आप पर अंधेरा हो जाता है। बोले ठीक है, लेकिन सर आपने अभी हाल कहा सूरज नहीं घूमता धरती घूमती है। मैंने कहा यस, जब धरती घूमती है तो समझो कैसे घूमती है। सूरज अपनी जगह है, धरती सूरज के सामने जा रही है घूमते घूमते। आप कॉमन सेंस लगाना, आप विजुअलाइज अगर कर रहे हो तो हॉरिजन पे तो सूरज को निकलता हुआ समझो और धरती घूमती जा रही है उसके सामने। तो कॉमन सेंस लगाओ। जो व्यक्ति अपन जहां बैठे हुए हैं जिनको 12 बजे का इंतजार है, एक तो 6 बजे का जिसको इंतजार है, 6 बजे वाले ने तो सूरज अपने आंखों के सामने देखा है। आप यहां बैठे हो, आप देखो धूप बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जिस पर पहले ज्यादा थी उस पर कम होती जा रही है, जिस पर पहले बिल्कुल नहीं थी उसको सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई अगर धरती वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, यहां तक मान लो रोशनी पहुंच रही थी, इधर बैठा हुआ जो व्यक्ति है धरती के घूमने से धीरे धीरे वो सूरज के सामने जा रहा है, वो भी सूरज के सामने जा रहा है।
फिर यहां बैठा हुआ व्यक्ति है, वो सूरज के सामने जा रहा है, यहां बैठा हुआ व्यक्ति है, भाई धरती घूमती जा रही है, वो सूरज के, उसके 6 बजते हुए चले जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये, किसके 6 पहले बजेंगे? अरे जो सूरज के सामने है। सूरज के सामने किसे माना गया है? मैंने कहा भाई इंटरनेशनल डेट लाइन को सूरज के सामने माना गया है। किसको? 180 डिग्री को सूरज के सामने माना गया है। ये किसने माना? अंग्रेजों ने माना। 180 डिग्री को सूरज के सामने, यानी कि एक प्रकार से भाई इसका 6 बज गया। अंग्रेजों ने कहा जहां पर ये बजा है वो हमसे आगे है। कितना आगे है? 180 डिग्री आगे है वो जगह। उसके आधार पर विभक्त किया गया चीज। ठीक है। अच्छा सर एक बात बताइए, सूरज को अब चलो मान लिया सर वहां पर सूरज निकल रहा है, 6 बज रहे हैं। सर ये जो आपने कहा कि इस तरह से किसी का 6 बाद में बजेगा, फिर किसी का 6 बाद में बजेगा, हमारा 6 दुनिया के 6 से कितना पहले बज जाता है? मैंने कहा सीधी अंग्रेजों से ही बात कर लेते हैं। बोले हाँ बताओ। मैंने कहा अंग्रेजों से भारत का जो 6 है ना, वो 5.5 घंटे पहले बज जाता है। यानी अपना दिन जो है वो अंग्रेजों की तुलना में 5.5 घंटे पहले निकल आता है। बोले कैसे? मैंने कहा अंग्रेजों ने जब दुनिया को बांटा तो हम लोग पढ़े 72.5 पर आकर के, 82.5 पर आकर के, यानी कि हमारा जो प्राइम मतलब इंडियन मीन टाइम निकल करके आया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकल करके जो आया वो 82.5 पर निकल करके आया। यानी अगर धरती को अंग्रेजों के हिसाब से विभक्त किया जाए तो ईस्ट की तरफ जब आप चलेंगे तो 82.5 इंडिया का मीन टाइम निकल कर आया। 15 डिग्री पर 1 घंटा है, तो 82.5 पर 15 5 75, बचे कितने? 7.5 और आधा घंटा, 5.5 घंटे इंडिया में पहले ही सूरज निकल आता है अंग्रेजों से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो सर हमसे और ज्यादा जो पूर्व में है, मैंने कहा बिल्कुल, आपसे और ज्यादा पूर्व जापान है, उसमें और जल्दी सूरज निकल आता है। इसीलिए कई बार आप पढ़ते हैं कि सूर्योदय का देश कौन सा है, तो आंसर आता है कि जापान है। ठीक है ना? जापान सबसे पहले अंग्रेजों की नजर में सूरज निकालता है इस वजह से। सर एक बात बताइए, जापान वापस सूरज के सामने कब आएगा? मैंने कहा 24 घंटे बाद आएगा। इसका मतलब यह हुआ सर कि 24 घंटे बाद आएगा, तो 24 घंटे तक एक ही डेट चलती रहेगी। मैंने कहा हाँ। सर 24 घंटे बाद जो जगह आएगी वो तो जस्ट सामने है उसके। मैंने कहा कैसे? बोले सर ऐसे देखो, मान लो यहां जापान है सर। मैंने कहा ठीक है, उसके जस्ट सामने ये वाली जगह है। मैंने कहा ठीक है। सर जो जापान के सामने वाली जगह है ना, ये और ये जापान के जस्ट सामने वाली जो जगह है ना सर, ये 24 घंटे बाद सूरज के सामने आएगी। मैंने कहा बिल्कुल। मान लो सर अपने यहां पर आज तारीख हो रही है 21, तो सर यहां पर तारीख क्या हो रही होगी? मैंने कहा इनकी 21 तो 24 घंटे बाद आएगी, ये तो कैलेंडर में अभी 20 ही लगा के बैठे हैं। यानी एक प्रकार से आप जब यहां पर गए, दूसरी तरफ आपने जैसे ही मूव किया, आपके कैलेंडर में एक दिन कम हो गया। बोले 24 घंटे बाद सूरज के सामने जाना है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा, जब हम मूवमेंट करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, तो मूवमेंट करने पर दिनों के अंदर परिवर्तन आता है। कैसे? आप अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, आपको एक दिन का फायदा होता है। कैलेंडर में आपको यहां पर 21 तारीख दिख रही थी, यहां 20 तारीख दिख रही है, आपको एक दिन का फायदा हो गया। यानी इस व्यक्ति ने यहां पर न्यू ईयर मनाया, अब वो दोबारा न्यू ईयर बना सकता है। रूस वाला अमेरिका जाकर के फिर से न्यू ईयर बना सकता है। रूस वाले पहले बना लिया, अमेरिका वाले दूसरे दिन बनाए। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई यहां से बेचारा गलती से यहां कूद गया, उसका क्या हुआ? उसके तो कैलेंडर में एक दिन कम हो गया। क्यों? वो 20 तारीख में बढ़िया जी रहा था, दूसरी तरफ का 21 तारीख चल रही है, वहां तो एक दिन कम हो गया। लॉस ऑफ गेन और गेन और लॉस। ठीक है ना? अच्छा सर ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? भाई लोगों को लगा अगर ऐसे ही चेंज होने लग गया, दिन बढ़ गया दिन घट गया, अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन तो बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाएगी। तो बोले फिर क्या करें? लोगों ने कहा भाई सुनो, या तो हम इस लाइन के एक तरफ इधर रहेंगे या दूसरी तरफ रहेंगे। हमें एक तरफ या दूसरी तरफ, बीच में से लाइन को मत निकालो। पता चल रहा है एक ही देश के अंदर दो तरह की डेट चल रही है, एक जगह एक तारीख 20 चल रही है, दूसरी जगह 21 चल रही है। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को किसी देश के ऊपर से नहीं निकाला गया, तो उसे इस प्रकार से टेढ़ा बांका करके निकाला गया, बचाते बचाते, देशों को बचाते बचाते निकाला गया। ठीक है ना? उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो, इंटरनेशनल डेट लाइन टेढ़ी क्यों है। ठीक है भाई, आज मैं यही रोकूंगा, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर प्रॉमिस था इसलिए मैंने आपको ये खत्म करवा दिया है।
ठीक है ना? चलो, थैंक यू सो मच।